हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। तो सिविलाइजिंग का मतलब क्या होता है? सिविलाइज करना मतलब होता है सभ्य बनाना। सभ्य की जैसे उनका बिहेवियर इम्प्रूव करना लोगों का, है ना, उनको अच्छे से सिखाना चीज़ों को। तो सिविलाइज करना ये होता है, ठीक है। और नेटिव का मतलब क्या होता है? नेटिव मतलब जैसे कि हम भारत में रहते हैं, हमारा भारत में जन्म हुआ है, तो हम इधर के नेटिव हैं। जो जहाँ पर रहता है वहाँ पर ना वो जन्म लिया है उन्होंने, वो वहीं पर उनने पूरी ज़िंदगी काटी है ना, उनकी फैमिली है वहाँ पर, तो वो होता है नेटिव, है ना। तो वो नेटिव हो गया। तो ये सिविलाइजिंग द नेटिव का क्या मतलब है? अंग्रेज़ ना हमको बुद्धू समझते थे एकदम, बोलते थे कि इन लोग को कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो वो हमको सिविलाइज़ करेंगे। सिविलाइज़ कैसे करेंगे? एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन के थ्रू वो सिविलाइज़ करेंगे। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनको लगता था कि भारत के लोगों को कुछ भी नहीं आता है। कॉलोनी में जो जितने भी लोग रहते हैं ना, कॉलोनी क्या हो गया? कॉलोनी मतलब कि जो हमारे भारत को उन्होंने कॉलोनी बना करके रखा था, क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए वो यूज़ कर रहे थे, है ना। पूरा वेल्थ लेकर के जा रहे थे, लूट रहे थे सब, है ना। तो इसलिए कॉलोनी कहा गया। तो कॉलोनी बना के रखा था इंडिया को उन्होंने, तो वहाँ से वो लोग सारा वेल्थ लेकर के जा रहे थे। अब कॉलोनी के लोगों को वो लोग सिविलाइज़ बनाएंगे, ठीक है। तो उनको लगता था क्योंकि सिविलाइज़ ना, क्योंकि जो नेटिव हैं वो बुद्धू है ना, उनको कुछ भी नहीं आता है। और वो एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस करेंगे। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल्स चला करते थे, है ना, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता था। तो ना उसके बाद इन्होंने पूरा जो एजुकेशन सिस्टम जो था चेंज कर दिया अंग्रेज़ों ने, है ना। तो वही हम देखेंगे। ओके, तो अभी आगे देखते हैं। हमने पहले के चैप्टर्स में देखा था कि ब्रिटिश रूल ने किस तरीके से नवाब हो गए, राजा हो गए, तो उन लोगों को पीसेंट हो गए, ट्राइबल्स हो गए, इन लोगों को परेशान करके रखा था, है ना। राजा और नवाब का जो था, इनका तो राज्य हड़प लिया था, है ना। वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज़ थी, है ना, और जो क्या था, जो सब्सिडरी अलायंस था, पीसेंट के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाया करते थे, उनसे ज़बरदस्ती इंडिगो की फार्मिंग करवाते थे। ट्राइबल्स को उनके ही जंगल में जाने नहीं दिया जा रहा था, रिजर्व फॉरेस्ट क्रिएट कर दिए थे, उनके ऊपर भी बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे, है ना। अभी इसमें देखेंगे, इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स की लाइफ पे देखेंगे, जो बच्चे हैं जो पढ़ते थे, उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी का। फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया wanted not only territorial conquest and control over revenue, they also felt that they had a cultural mission. उनको सिविलाइज करना, दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स, चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज़। मतलब कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि ब्रिटिश ना, उनको लगा कि हम तो ठीक है, हम तो जीत ही रहे हैं, ये सब जो भारत को जीत ही रहे हैं वो, पर उन्होंने कंट्रोल भी कर लिया, सारा पैसा वगैरह सब लूट रहे हैं। पर हाँ, हमको ना इन लोग बुद्धू लोगों को जो सिविलाइज भी करना है, उनको ऐसा लग रहा था कि कल्चरल मिशन भी है हमारा एक, कि इन लोगों को ना सभ्य बनाना है। जो यहाँ के लोग हैं, इनके जो कस्टम हैं, ठीक है, रीति रिवाज हैं, इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इन सबको चेंज करना है ना। अब क्या वैल्यूज़, क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे? हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, सिविलाइज्ड, मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव वर गुड सब्जेक्ट। तो किस तरीके से अब क्या किया गया, कौन से चेंजेस लाए गए, ब्रिटिशर्स कौन सी चेंज लेकर के आए थे एजुकेशन सिस्टम में, है ना। और सिविलाइज्ड कैसे बनाएंगे, और ब्रिटिशर्स जो ना बिलीव करते थे कि जो अच्छी प्रजा कौन सी होती है। सब्जेक्ट मतलब कि जो प्रजा हो गया, तो वो कौन सी अच्छी प्रजा होती है, तो उस तरीके से वो बनाएंगे, ठीक है, गुड सब्जेक्ट बनाएंगे। द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। पर वो लोग भी ना कंफ्यूज थे बहुत ज़्यादा, किस तरीके से एजुकेशन लेकर के आए, कैसे पढ़ाएं, कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाएं, है ना। तो इसमें भी ना कई सारी डिबेट चलती रही। वो लोग खुद कंफ्यूज थे कि हम किस तरीके से इन लोगों को सिविलाइज बनाए, एजुकेशन किस तरीके से प्रोवाइड करें, है ना। तो इस पे भी ये लोग कंफ्यूज थे बहुत ज़्यादा, जो ब्रिटिशर्स। तो इसमें भी बहुत सारी डिबेट होती हैं। तो डिबेट हम देखेंगे कि किस तरीके से बहस की जा रही थी कि हम कौन सी लैंग्वेज में इनको पढ़ाया जाए। हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, एजुकेशन को वो किस तरीके से देखा करते थे। लेट अस लुक एट व्हाट ब्रिटिश थॉट एंड इट। तो उन्होंने क्या सोचते थे और उन्होंने क्या किया, ये देखेंगे हम। हाउ सम ऑफ द आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन दैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड इवॉल्व इन 200 ईयर्स अगो। ठीक है, ईयर्स मतलब कि जो ना अभी हम एजुकेशन जो हमारे यहाँ चलती है ना स्कूल में, कि एग्ज़ाम होते हैं, प्रॉपरली सारे सब्जेक्ट लगते हैं, है ना। तो वो वाली जो एजुकेशन है ना, हम ऐसे ही लेते हैं, हाँ ठीक है, ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ ये तो होते ही आया है। पर ये जो है ना, बहुत ही टाइम लग गया था इस प्रोसेस को इवॉल्व होने में। पर ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये जो है ब्रिटिश एजुकेशन का, उन्होंने जो यहाँ पर अपना छाप छोड़ के गए थे ना, वही चला आ रहा है हमारे यहाँ। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो उसमें क्या होगा, बहुत बड़ा चेंजेस आएंगे एजुकेशन सिस्टम में, है ना, जिससे बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा एजुकेशन सिस्टम। इतने सालों बाद चेंज हो रहा है, ठीक है। आज़ादी के बाद 2 बार आई थी पॉलिसी, अब तीसरी बार आई है, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ द इंक्वायरी वी विल ऑल्सो सी इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडिया। इंडियंस जो थे उन्होंने कैसे किस तरीके से रिएक्ट किया, उनके हाव भाव क्या थे, जो ब्रिटिशर्स के एजुकेशन वाले और दूसरी चीज़ों के आइडियाज़ थे।
हाउ दे डेवलप देयर ओन व्यूज़, और इंडियंस के भी कई सारे व्यूज़ निकल के आए थे, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी के व्यू देखेंगे एजुकेशन से रिलेटेड। इस तरीके से भारतीयों जो इंडियंस हैं उनको एजुकेट कैसे करना है, तो इंडियंस भी बोल रहे थे कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, उनके व्यूज़ देखेंगे। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्ट का मतलब होता है वो पर्सन जो ना जिसको बहुत सारी लैंग्वेज आती है, वो पढ़ता है बहुत सारी लैंग्वेजेस को, ठीक है, तो लिंग्विस्ट पर्सन होता है ये। ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। अब ओरिएंटलिज्म क्या होता है? ओरिएंटलिज्म मतलब कि ईस्ट के बारे में स्टडी। ईस्ट ना ब्रिटिशर्स जो थे, जो ना वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया था ऐसे दो हिस्सों में। वेस्ट वाला जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, देखो, ठीक है, तो दो हिस्सों में। ये जो ईस्ट वाली है जिसमें जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, है ना, जापान हो गया, तो ये सब जो है ईस्ट वाली कंट्रीज़ आती हैं। और इस तरफ आते हैं वेस्ट वाले यूरोप हो गया और अमेरिका को मेनली काउंट करते हैं लोग, अफ्रीका को भूल जाते हैं। तो इसमें ये लोग बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत डेवलप्ड हैं, ठीक है, इस तरीके से उन्हें डिवाइड कर दिया था। तो ओरिएंटलिज्म क्या होता है? ओरिएंटलिज्म मतलब कि ईस्ट के बारे में स्टडी होता है, ईस्ट के जो कल्चर है, ईस्ट की लैंग्वेज है, ईस्ट की बुक्स हैं, तो वो सब ओरिएंटलिज्म। यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ था वैसे, ये है ओरिएंटलिस्ट होता है जो कि पढ़ता है इन सब चीज़ों के बारे में, एशिया के कल्चर, एशिया की लैंग्वेज के बारे में पढ़ता है, ईस्ट की, है ना। तो ओरिएंटलिज्म मतलब कि ईस्ट के बारे में पढ़ना। अब यहाँ पर देखते हैं 1783 में पर्सन नेम विलियम जॉन्स जो था कैलकाटा में आया। ये इंग्लैंड का इंसान था, है ना, आदमी था। तो ये आया विलियम जॉन्स कैलकाटा में। ही हैड अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेट अप। 1774 में क्या हुआ था? 1774 में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया था कैलकाटा में, ठीक है, कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, ठीक है, तो उसके थ्रू ये इस्टेब्लिश किया गया था। तो कैलकाटा में इसका अपॉइंटमेंट हुआ था जूनियर जज के तौर पे, है ना। दैट अ कंपनी हैड सेटअप, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सेटअप किया गया था ना कंपनी ने, तो उसके थ्रू उसमें हुआ था। इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, तो वो एक्सपर्ट तो था ही लॉ का। जॉन्स जो था ना एक लिंग्विस्ट था, मतलब इसको कई सारी लैंग्वेजेस आती थी क्योंकि उसने कई सारी लैंग्वेजेस पढ़ी थी। ही हैड स्टडीड ग्रीक पढ़ी थी उसने, लेटिन पढ़ी थी एट ऑक्सफोर्ड। ग्रीक और लेटिन लैंग्वेज है जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं यूरोप की, ठीक है, तो वो उसने वहाँ पर पढ़ी थी। एंड उसको फ्रेंच और इंग्लिश भी आती थी। उसने अरेबिक भी पढ़ी, ठीक है, दोस्तों से सीखी अपने। उसने क्या किया, उसने पर्शियन भी सीखी, ठीक है, पर्शियन जो ईरान साइड बोली जाती है ना, पर्शिया कहते हैं, ईरान को पहले कहते थे, तो वही पर्शियन लैंग्वेज। एंड एट कलकत्ता ही बिगिन स्पेंडिंग मेनी आवर्स विद द पंडित्स के साथ वो बहुत सारे टाइम गुजारने लगा अपना, ताकि ना जो पंडित हैं उसको संस्कृत सिखा सकें, ठीक है, तो वो संस्कृत ग्रामर, संस्कृत की पोइट्री, संस्कृत सीखने लगा। सुकून उसका ना जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया, जल्द ही उसका इंटरेस्ट बढ़ गया एंशियंट इंडियन टेक्स्ट पे। अब एंशियंट जो पुरानी टेक्स्ट थी ना वो संस्कृत में भी लिखे गए थे कुछ कुछ, है ना, और बाकी प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखे गए थे। तो यहाँ पर ना उसका और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया ऑन लॉ पे, फिलोसफी पे, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंसेस। ये देखो, ये तो हम मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं ना। हमने एंशियंट देखा था, एंशियंट के बाद में फिर हमने मिडिएवल देखा था, मिडिएवल के बाद में ये मॉडर्न इंडिया का पढ़ रहे हैं। डिवाइड किया गया ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम पीरियड, ठीक है। तो एंशियंट इंडिया में ना ये सारी बुक्स लिखी गई थी, जो ना फिर जैसे कि मेडिसिन वगैरह की बुक्स लिखी गई थी जब भी सेकेंड थर्ड सेंचुरी के भी टाइम पर, है ना। ये कौन सी चली है? ये चली है 21st सेंचुरी, है ना। तो इतने पुरानी जो बुक्स थी ना उनके बारे में ये पढ़ा, है ना, इसने पढ़ा कई सारी जो हमारे यहाँ किताबें थी। Johns discovered that his interests were shared by many British officials like in Calcutta at the time. तो जॉन ने देखा कि उसका जो जैसे उसका इंटरेस्ट है ये संस्कृत की जो किताबें पढ़ रहा था वो हमारे यहाँ की, और जो अलग अलग ना लैंग्वेज भी सीख रहा था, तो ऐसे ही और भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं कलकत्ता में तो ये सब कर रहे थे, है ना, उनका भी इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में। इंग्लिश में जैसे कि हेनरी थॉमस था, हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नानी थी नथिनियाल, सॉरी, तो हेल्ड, तो ये जो था ना हैलिड, तो इसमें ना ये लोग भी बिजी थे डिस्कवर करने में जो इंडिया के एंशियंट इंडियन हेरिटेज, मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क इनटू इंग्लिश। तो ये जो हो गए हेनरी HT हो गया और ये NH हो गया, तो ये और जो जॉन थे ये लोग भी ना सब क्या कर रहे थे, ये लोग जो थे ना एंशियंट इंडियन जो हेरिटेज थे, ठीक है, जो पुरानी पुरानी हमारे यहाँ चीज़ें थी, और मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेज को भी सीख रहे थे, है ना, इनके बारे में पता कर रहे थे। और ट्रांसलेट कर रहे थे जो संस्कृत और पर्शिया के वर्क है ना उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर रहे थे ये लोग टुगेदर विद देम। तो उनके साथ में जॉन्स ने सेटअप की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और उसने एक न्यूज़पेपर भी निकाला, जनरल एशियाटिक रिसर्चर्स। तो किस किस ने सेटअप की? ये हेनरी थॉमस कोलब्रक हो गया, और ये नंथियल हैलिड हो गया, और ये जो जॉन्स हो गया, ठीक है। तो इन तीनों ने मिलकर के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इस्टेब्लिश की एंड स्टार्ट किया जनरल एशियाटिक रिसर्चर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरल, और ये पूछ लेंगे आपसे सोसाइटी किसने इस्टेब्लिश की है ना,
जॉनसन जो कोलब्रुक थे ना, उन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया उन्होंने पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। तो वैसे तो सारे अंग्रेज सोचते थे कि जो इन्फीरियर है ना, छोटे इंडिया के लोग जो हैं बुद्धू टाइप के हैं, है ना, उन लोग को कुछ आता नहीं है, बेवकूफ़ है। पर जो दूसरे जैसे कि जॉन हो गया, कोलब्रुक हो गया, तो इनकी ना अलग ही एटीट्यूड था, वो रिस्पेक्ट करते थे दूसरों के कल्चर की। मतलब कि वो अपने यहाँ की चीज़ों की तो रिस्पेक्ट करते थे, अपने कल्चर की, पर वो इंडिया के भी कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहे थे। इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट had attained its glory in the ancient past but subsequently declined। तो इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में, इसके बारे में हमको बाद में पता लगा था, है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, तो ऐसी इस तरीके की जो सिविलाइजेशन थी बहुत ज़्यादा ग्लोरियस थी, है ना, बहुत अच्छा था। फिर बाद में ना इसका क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया, है ना। फिर लोगों को फिर इसके बारे में पता ही नहीं रहा, तो ये डिक्लाइन हो गया। उसकी बहुत ज़्यादा ग्लोरी थी। तो इस तरीके से इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया, तो इंडिया को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम डिस्कवर करें, ठीक है, हम पता लगाएं उसके बारे में। जो पुराने टेक्स्ट हैं, ठीक है, लीगल टेक्स्ट हैं, जो सेक्रेट टेक्स्ट हैं, जो जो कि इंडिया में लिखे गए हैं एंशियंट टाइम पर। तो इंडिया के बारे में पता लगाना है तो इंडिया की चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना, जो एंशियंट टेक्स्ट हैं। For only those texts could reveal the ideas, real ideas, laws of Hindus and Muslims, and only a new study of these texts could form the basis of future development in India। So इन्हीं टेक्स्ट है ना, जितने भी टेक्स्ट दिए गए हैं, इनका रिवील करेंगे, इनके रियल आइडियाज़ तभी हमको पता लगेंगे जब इनको पढ़ेंगे हम। जो लॉज हैं हिंदू मुस्लिम के, तभी पता लगेंगे जब हमको इनको पढ़ेंगे, है ना। और फिर ना इससे क्या होगा, ये टेक्स्ट जो है ये बेसिक फॉर्म करेंगे कि आगे हमें कैसे लेकर के चलना है इंडिया का डेवलपमेंट, ठीक है, इंडिया को कैसे लेकर के चलना है। तो ये भी, तो ये हेनरी थॉमस, ये कोलब्रक है, तो इनकी ना, ये ही वॉज ए संस्कृत स्कॉलर ऑफ संस्कृत थे ये, एंशियंट सेक्रेट राइटिंग्स ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। तो ये सब भी पढ़ा करते थे वो। तो ये हो गया अभी यहाँ पर। सो जॉन्स एंड कोलब्रक, तो ये जो था ना, जॉन्स हो गया, कोलब्रक हो गया, तो इसने क्या किया, डिस्कवर किया एंशियंट टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, ठीक है। उन्होंने पता लगाया जितने भी एंशियंट टेक्स्ट थे ना इंडिया के, उन्होंने उसका मीनिंग समझने की कोशिश की, उसको ट्रांसलेट किया, पर्शियन, जो पर्शियन वगैरह भी टेक्स्ट थे और संस्कृत टेक्स्ट थे, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और उनमें ना, और उसके बारे में लोगों को और भी बताया, मेकिंग देयर फाइंडिंग्स नोन टू अदर, और दूसरे लोगों को भी बताया। दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव्ड विल नॉट ओनली हेल्प ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर बट इट विल also help Indian rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past। तो ये क्या कह रही थी कि जो ना ये पता लगा रहे हैं एशियन के जो इंडियन टेक्स्ट हैं, सॉरी एंशियंट इंडियन टेक्स्ट जो हैं उनके बारे में, ठीक है, और जो वो ना क्या कर रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं, इसका मीनिंग समझ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये डिस्कवर कर रहे हैं इंडिया की हेरिटेज को भी, इंडियन कल्चर को, और ना हेल्प करेंगे कि इंडियंस को भी रीडिस्कवर, इंडिया भी ना, जो इंडियंस हैं उनको भी पता नहीं है आपने इतने ग्लोरियस, इतना अच्छा पास था उनका, ठीक है, तो उसके बारे में भी उनको पता लगे, है ना। और इससे क्या होगा, ब्रिटिश ना गार्डियन बन जाएंगे, गार्डियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर। तो ब्रिटिश और मास्टर बन जाएंगे हमारे यहाँ के, ठीक है, और गार्डियंस भी बन जाएंगे इंडियन कल्चर के, है ना। गार्डियन कैसे कि उनके रक्षक हो गए, इस तरीके से कहते हैं ना, गार्डियंस तो वो, और मास्टर तो बनना ही था उनको, है ना, जो मन उनके माइंड में ही था कि हम मास्टर हैं, है ना। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अभी देखते हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय सच आइडियाज़ मैनी कंपनी ऑफिशियल्स आर्ग्यू दैट द ब्रिटिश ऑट टू प्रमोट इंडियन रेदर देन द वेस्टर्न लर्निंग। अब जिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने हमारे यहाँ के आइडियाज़, हमारे यहाँ की बुक्स वगैरह सब कुछ पढ़ा था ना कल्चर के बारे में हमारे, तो उन्होंने बोला कि जो है ना, ब्रिटिश को प्रमोट करना चाहिए इंडियंस लर्निंग को ही, रेदर देन वेस्टर्न लर्निंग को, वेस्टर्न लर्निंग को नहीं प्रमोट करना चाहिए। दे फेल्ट दैट द इंस्टीट्यूशन शुड बी सेटअप टू इनकरेज द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन टेक्स्ट। तो एक इंस्टीट्यूशन भी सेटअप करनी चाहिए जो कि ना प्रमोट करे, किसको बढ़ावा दे, जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट है उसकी स्टडी को, और जो कि पढ़ाए संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर को एंड पोइट्री को। The officials also thought the Hindu and Muslim ought to be taught what they are already familiar with and what they valued and treasured, not subjects that were alien to them। British officials थे, कुछ जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उनको लगा कि जो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं ना, उनको ना उन्हीं की चीज़ें पढ़ानी चाहिए जो कि वो जानते हैं ना, जिसकी वो इज़्ज़त करते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ों के बारे में इनको पढ़ाया जाना चाहिए इन्हीं की लैंग्वेज में। नॉट सब्जेक्ट्स, ऐसे सब्जेक्ट उनको नहीं पढ़ाने चाहिए जो कि वो समझ ही ना पाए, जो एलियन है उनके लिए जो सब्जेक्ट है ना। ओनली देन दे बिलीव्ड कुड द ब्रिटिश होप टू विन द प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द नेटिव। ठीक है, उनको तभी लग रहा था कि इस तरीके से अगर हम इनके कल्चर के बारे में, इनकी लैंग्वेज जो उनको समझ पाएंगे, ठीक है, और उन्हीं की चीज़ें उनको पढ़ाएंगे, तो इससे हम उनका दिल जीत सकते हैं। किनका, जो नेटिव्स हैं, जो भारतीय हैं, उनका दिल जीत लेंगे, है ना, ब्रिटिशर्स जो हैं वो, इस तरीके से। तभी जो बाहर के रूलर्स हैं, जो एलियन रूलर्स हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनकी ना रिस्पेक्ट करेगी जो इंडियंस हैं, सब्जेक्ट जो हैं। तो ये जो है ना, तो ये क्या बोल रहे हैं इधर पर,
यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनका जो उन्हीं के लैंग्वेज, उन्हीं के कल्चर को समझाओ, ठीक है, उन्हीं की लैंग्वेज में उनको पढ़ाओ। तो उससे क्या होगा, वो ना बिलीव करेंगे और ना ब्रिटिशर्स की फिर रिस्पेक्ट करेंगे, और जो ब्रिटिशर्स हैं उनका जो दिल जीत पाएंगे नेटिव्स का, और फिर एलियन रूल जो है उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है, और फिर रिस्पेक्ट भी करेंगे, है ना। तो इस तरीके से बोला गया यहाँ पर। ओके, इतना समझ में आ गया। हाँ, और ये जो दिल जीतने वाली बात है, ये महात्मा गांधी बोला करते थे। ओके, अब आगे देखते हैं, ठीक है। With this object in a view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian and इस्लामिक लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, मदरसा को सेटअप किया। किस बात को ध्यान रखते हुए, कि ब्रिटिशर्स जो हैं एक नया, कुछ नए नए एलियन सब्जेक्ट जो लोगों को समझना है वैसे सब्जेक्ट ला करके उनके ऊपर ना थोपें जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनके ऊपर, ठीक है। और कुछ ऑफिसर्स जो थे ये वो ऐसा सोचते थे कि जो लोगों का दिल जीतना है तभी वो ना एक्सेप्ट करेंगे जो बाहर के रूलर उनको जो रूल कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, फिर यहाँ पर मदरसा सेटअप किया गया 1781 में कैलकाटा में। वहाँ पर स्टडी और पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ पढ़ाया गया, ठीक है। फिर वहाँ पर हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया बनारस में। हिंदू कॉलेज भी इस्टेब्लिश किया गया बनारस में 1791 में, ताकि इनकरेज कर सकें किसकी स्टडी, संस्कृत टेक्स्ट की स्टडी, दैट विल बी यूज़फुल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, जो कि कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्पफुल रहे, है ना, जो कि यूज़ आए, जो कि काम आए, जिससे हम अच्छे से जो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चला सकें, है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ें, और ना ये जो मदरसा और हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किए गए। मदरसा क्या होता है, वहाँ पर ना अरेबिक पढ़ाई जाती है, ये बता दिया था ना मैंने। तो यहाँ पर ना एक मॉन्यूमेंट दिया गया है, मॉन्यूमेंट टू वॉरेन हेस्टिंग बाय रिचर्ड विचमैन, इन्होंने बनाया है। ये मॉन्यूमेंट कैलकाटा में है, ठीक है। तो यहाँ पर पता है दिस इमेज रिप्रेजेंट करती है ओरिएंटलिस्ट जो कि एशिया की स्टडी को प्रमोट करते हैं ना, एशिया की स्टडी को पढ़ते हैं, एशिया के कल्चर को। यहाँ पर दिया हुआ है द ओरिएंटलिस्ट दोज विद अ स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द एशिया। वो एशिया की स्टडी को प्रमोट भी करते हैं और पढ़ते भी हैं उसके बारे में। मुंशी वो होता है एक पर्सन जो कि रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है और पढ़ा सकता है पर्शियन लैंग्वेज। वर्नैकुलर क्या होता है, वर्नैकुलर ना एक टर्म, जो वर्नैकुलर टर्म की अगर बात करते हैं तो वो ना लोकल लैंग्वेजेस के लिए बोला जाता है। जैसे कि कोई लोकल लैंग्वेज है हमारे यहाँ की, ठीक है, जैसे मातृभाषा, लोकल लैंग्वेज मतलब कि जो लोकल एरिया में बोली जा रही है, जैसे हिंदी हो गई अपने लोकल एरिया में बोली जा रही है, तो वो क्या होगी, वर्नैकुलर सॉरी, तो वो लैंग्वेज हो गई। और डायलेक्ट्स होती है, डायलेक्ट्स मतलब कि बोलियाँ होती हैं अलग अलग डिफरेंट तरीके की, है ना। हमारे इतनी सारी भाषाएं हैं, तो अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं ना भाषाओं को, एज डिस्टिंक्ट फॉर्म विच इज़ सीन एज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो उसी को वर्नैकुलर लैंग्वेज बोलते हैं, कि लोकल एरिया की जो लैंग्वेज होती है। इन कॉलोनियल कंट्रीज़ लाइक इंडिया, तो कॉलोनियल कंट्री इंडिया थी, तो उसमें ना ब्रिटिश यूज़ करते थे टर्म को, ये वर्नैकुलर टर्म को यूज़ करते थे वो, ताकि मार्क कर सके डिफरेंस बिटवीन द लोकल लैंग्वेज ऑफ एवरीडे यूज़ एंड इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ द इंपीरियल मास्टर। तो डिफरेंट कर सकें ना डिफरेंस, क्योंकि हमारे यहाँ जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, जैसे बंगाल की हो गई, है ना, वहाँ के लोग बंगाली बोला करते थे, तो वहाँ की वर्नैकुलर लैंग्वेज हो गई बंगाली, है ना। अब इंग्लिश, और वो अपने इंग्लिश उनको सुपीरियर मानते थे ना इंग्लिश लैंग्वेज को, क्योंकि वो मास्टर्स बोल रहे हैं, इंपीरियल मास्टर्स, है ना, अपने आप को वो लोग बहुत समझदार ना वैसा मानते थे। तो वर्नैकुलर लैंग्वेज बोला गया ताकि ना जो डिफरेंस क्रिएट कर सकें। यहाँ पर दिया हुआ है, इमेज बताती है ओरिएंटलिस्ट की, तो ब्रिटिश पावर इन इंडिया। You will notice the majestic figure of Hastings, an enthusiastic supporter of Orientalists, is placed between the standing figure of the Pandit on one side and seated Munshi on the other side. तो ये जो है वॉरेन हेस्टिंग है, ये पंडित हैं और ये मुंशी है ना, तो अलग अलग साइड में बैठे हुए हैं ये। तो ये जो था ना वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, है ना। तो इसने ये जो था ना ओरिएंटलिस्ट को सपोर्ट करता था बहुत। हेस्टिंग एंड अदर ओरिएंटलिस्ट नीडेड इंडियन स्कॉलर्स टू टीच देम वर्नैकुलर लैंग्वेज। हेस्टिंग जो थे और भी लोग थे, और उसके साथ जो थे ओरिएंटलिस्ट, तो उनको ना ज़रूरत थी इंडियन स्कॉलर्स की, जो कि उनको पढ़ा सके वर्नैकुलर लैंग्वेज। ये लोग जो हेस्टिंग थे ये पढ़ना चाहते थे वर्नैकुलर लैंग्वेज, ताकि लोगों से कनेक्ट हो सके, है ना। तो इनको ज़रूरत थी उनकी, जो कि पढ़ा सकें वर्नैकुलर लैंग्वेज। टेल देम अबाउट लोकल कस्टम लॉज एंड हेल्प देम टू ट्रांसलेट एंड इंटरप्रिटेट एंशियंट टेक्स्ट। हेस्टिंग और उसके जो अदर जो लोग थे साथ में ओरिएंटलिस्ट, तो वो लोग एक तो सीखना चाहते थे वर्नैकुलर लैंग्वेज, और वो जानना चाहते थे लोकल कस्टम लॉज के बारे में, है ना, और जो ट्रांसलेट कर सके, ताकि वो जितने भी हमारे यहाँ के एंशियंट टेक्स्ट हैं, है ना, उनको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकें। हेस्टिंग टुक द इनिशिएटिव टू सेट अप द कैलकाटा मदरसा
कैलकाटा मदरसा इस्टेब्लिश किया हेस्टिंग ने एंड बिलीव दैट द एंशिएंट कस्टम ऑफ द कंट्री एंड द ओरिएंटल लर्निंग ought टू बी द बेसिस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा सेटअप किया, बनारस में क्या हिंदू कॉलेज सेटअप किया, है ना। तो ये बिलीव करते थे, ऐसा इनका ना मानना था कि एंशिएंट कस्टम जो हमारी कंट्री का जो चला आ रहा है ना, जो हमारे कल्चर है, कस्टम है ना, तो वो जो है ना एंड ओरिएंटल लर्निंग, जो हमारे यहाँ के जो टेक्स्ट हैं, हमारे यहाँ की जो हिस्ट्री है, वो सब पढ़ेंगे। ये ज़रूरी है ब्रिटिश रूल के लिए, तो ये बेसिस होना चाहिए उसका, है ना। वो ज़रूरी होना चाहिए ताकि ना वो समझ सकें कंट्री को पूरी तरीके से। वैसे ज़रूरी थोड़ी ना था कि सारे ऑफिसर्स ऐसा ही व्यू रखते हों सबके लिए, है ना, जो भारत के लिए। और तो ना कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी थे कि जो तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, ओरिएंटलिस्ट को पसंद नहीं करते थे, ओरिएंटलिस्ट को उनके खिलाफ बोलते थे। ओके, तो यहाँ पर ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट के बारे में बताया है कि जो ईस्ट है ना, अब दो डिवाइड कर दिया था, एक में ईस्ट कंट्रीज़ हो गई थी जो कि ईस्ट के बारे में बात करते थे, एक में अपने आप को वो सुपीरियर वेस्ट कंट्रीज़ बोला करते थे। वेस्ट में सिर्फ जो यूरोप हो गया ना उसके बारे में, और यूएस के बारे में बात करते हैं ना ये लोग। तो ये जो ईस्ट है ना, तो बोला इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगिन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। तो शुरू में ही 19वीं सदी के तो इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लगे थे जो ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग का। उन्होंने कहा कि जो नॉलेज है ईस्ट का, जो हमारे यहाँ का नॉलेज है, उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं और अनसाइंटिफिक थॉट है, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। ऐसी तरीके की बातें की उन्होंने। ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड। जो ईस्टर्न लिटरेचर है, हमारे यहाँ का लिटरेचर है, वो सीरियस भी नहीं है बिल्कुल और ऐसे ही है, ठीक है। तो उनकी नज़रों में हमारे यहाँ का लिटरेचर, हमारे यहाँ के जो थॉट्स थे वो सब अनसाइंटिफिक थे, अच्छे नहीं थे, ठीक है, नॉन सीरियस थे। सो दे आर्ग्यूड दैट इट वॉज रॉन्ग द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टू सॉरी इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट इन encouraging द स्टडी ऑफ अरेबिक संस्कृत लैंग्वेज लिटरेचर। तो उन्होंने बोला कि ये ना फालतू की चीज़ है, ऐसे जो ब्रिटिश के इतना एफर्ट नहीं डालना चाहिए, सीधा था कि मनी खर्च नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों में, इनकरेज करने में अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज को और इनके लिटरेचर को। बाद में इनको पता चला, जब हमारे यहाँ के आर्यभट्ट के बारे में पता चला, है ना, जो शुष्ट थे, चक्रा थे, जब इनके बारे में पता चला ना, इन लोग के मुंह बंद हो गए थे फिर। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, इंडिया का इतना इतना ना शानदार इतिहास रहा है। फिर यहाँ पर जेम्स मिल जो था ना, ये भी बहुत क्रिटिसाइज़ करता था ओरिएंटलिस्ट को, ना अटैक करता था उनके ऊपर, ये ना बहुत ज़्यादा जो ओरिएंटलिस्ट के पीछे पड़ा रहता था। द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट टू बी टीच what the native want or what they respect in order to please them and win place in their heart। तो ब्रिटिश के एफर्ट, जो जेम्स मिल था ना, उसने कहा कि लोगों को खुश करने के लिए, जो इंडियंस हैं उनको खुश करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो जो वो चाहते हैं वो उनको पढ़ाएं, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वॉट दे मतलब कि वो ना जो ब्रिटिशर्स थे वो उनकी रिस्पेक्ट करें या फिर जो उनका दिल जीतें, इसलिए उनको उनके हिसाब से नहीं चलना चाहिए। जो नेटिव्स हैं हम लोगों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, मतलब कि, है ना, जो इंडियंस हैं उनके हिसाब से नहीं चलना चाहिए। जो वो चाहते हैं पढ़ना वो नहीं पढ़ाना चाहिए उनको। जो एजुकेशन का एम होना चाहिए कि उनको पढ़ा सकें, यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल, जो ज़रूरी है और प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ाएं। सो इंडियंस शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक टेक्निकल एडवांसेस दैट द बेस्ट हैज़ मेड। तो इंडियंस जो है ना, उनको साइंटिफिक चीज़ों के बारे में, टेक्निकल एडवांसेस जो कि वेस्ट में हो रहे थे उसके बारे में पता लगना चाहिए, पर उसके बारे में भी नहीं बताते थे ये लोग। पता है क्यों नहीं बताते थे? बताएंगे तो फिर इंडिया भी जो ना, फिर और जल्दी हम लोग फिर आज़ाद हो जाते ना, लोगों के दिमाग खुल जाते हैं ना, अच्छा अच्छा नॉलेज गेन करते। तो रहते दैन दिस ना, मतलब कि उनको पता चल जाता है ना कि ये लोग जो है बाहर के रूल कर रहे हैं, हमको लड़वा रहे हैं ना, तो नेशनलिज्म की फीलिंग जल्दी जल्दी जाग जाती। रेदर दैन दिस विद द पोइट्री एंड सेक्रेट लिटरेचर ऑफ द ईस्ट। तो इनको साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस पढ़ाना चाहिए, ना कि कोई पोइट्री और जो उनकी लिटरेचर है ओरिएंट की, वो सब नहीं पढ़ाना चाहिए। ओरिएंट जो कि हमारे यहाँ की है ना, मतलब कि ईस्ट की लिटरेचर वो। बाय द 1830s द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट बिकम शार्पर। तो ना अब और ज़्यादा अटैक बढ़ गया ओरिएंटलिस्ट के ऊपर। ओरिएंटलिस्ट को बोलने लगे इन लोग तो है ना, मतलब डुबा रहे हैं ब्रिटिशर्स को, है ना। ओरिएंटलिस्ट के पीछे पड़ गए थे बाकी लोग। वन ऑफ द मोस्ट आउट स्पोकन एंड द इन्फ्लुएंशियल सच क्रिटिक, तो इन सब में जो बहुत ज़्यादा बोलता था ना, पीछे पड़ा रहता था ओरिएंटलिस्ट के, तो वो था थॉमस बविंगटन मैकॉले। ये मैकॉले जो था ना, इसने पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल दिया था हमारे यहाँ का। मतलब इसने ना इस पूरा चेंज कर दिया था। ये इंडिया को कुछ समझता ही नहीं था, मतलब जो इंडिया को एक अनसिविलाइज्ड कंट्री समझता था,
जो कि बिल्कुल भी सभ्य नहीं है, ऐसी कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज, जिसको सभ्य बनाने की ज़रूरत है। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू वॉट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड। तो मतलब कुछ कंपेयर ही नहीं कर सकते, जो ईस्टर्न नॉलेज है वो उनकी इंग्लैंड की नॉलेज से, ठीक है। तो उनका उसका मानना ये था मैकॉले का, मतलब हमारे यहाँ की जो नॉलेज इसको कुछ लगती नहीं थी। हु कुड डिनाई डिक्लेयर्ड मैकॉले दैट अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड, तो ना मैकॉले कहता था कि जो सिंगल शेल्फ है ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। मतलब कि इंडिया और अरेबिया का जो इतना सारा लिटरेचर है, ठीक है, इतना ज़्यादा जो ज्ञान की किताबें हैं वो कुछ भी नहीं है, इनका सिर्फ एक कवर्ड है जो इनका इंग्लैंड का जो इसमें यूरोपियन लाइब्रेरी का, बस उसके बराबर है। तो इसका मानना ये था, ये थॉमस बेबिंगटन मैकॉले का है ना, मैकॉले का। तो ये ऐसा बोलता था। He urged that the British government in India stop wasting public money in promoting Oriental learning, for it was no practical use. तो मैकॉले कहता था कि ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए जो इन लोगों के ऊपर ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट करने में, है ना, जिसका कोई भी यूज़ नहीं है, कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, सब बकवास है। तो ये मैकॉले को ऐसा लगता था। फिर क्या हुआ? विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकॉले एम्फसाइज द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। मैकॉले ने बोला कि ज़रूरत है इंग्लिश पढ़ाने की, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ में, पैशन के साथ में उसने बोला कि इंग्लिश पढ़ाओ। ये लोग कहते थे कि बाहर से ये देखने में तो इंडियंस लगेंगे, पर अंदर से ना ये जो होंगे अंग्रेज़ टाइप के इंडियंस जो होंगे। इंग्लिश पढ़ा तो रहे थे अपने कामकाज के लिए ये, पर जब इंग्लिश पढ़ के बाहर गए लोग पढ़ने के लिए, तो इन्होंने, जब हमारे के लोगों ने देखा कि बाहर का कल्चर कैसा है ना, और बाहर तो इतने सारे राइट्स है, ये तो अपनी कंट्री में कुछ और ही बात करते हैं और हमारे यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, तब इनको समझ में आया, कॉलोनियलिज्म समझ में आया, ड्रेन ऑफ वेल्थ समझ में आया। तब फिर अंग्रेज़ों की इन्होंने फिर ना वो कहते हैं ना वाट लगानी शुरू कर दी थी। फिर इन लोग को भगाने का मिशन शुरू हो गया था। तो मैकॉले जो था पीछे पड़ गया था, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए इंडियंस को, है ना, जिससे क्या होगा, इंडियंस जो है ना फिर रीड कर पाएंगे जो लिटरेचर है वर्ल्ड का बहुत ही अच्छा वाला, है ना, अगर इंग्लिश पढ़ पाएंगे ये लोग। इट विल मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी। उससे क्या होगा, अगर ये लोग इंग्लिश पढ़ेंगे तो वो जान पाएंगे वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी में जो डेवलपमेंट हुए ना वेस्ट में, वो सब भी। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड टस बी द वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल एंड चेंजिंग देयर टेस्ट, वैल्यूज़ एंड कल्चर। अब इसमें भी ना इसका बहुत ही बड़ा मोटिव था, इसमें भी ये फ़ायदा ढूंढ रहा था। अभी बताते हैं। तो ये बोलता था कि इंग्लिश पढ़ाएंगे ना तो पीपल सिविलाइज होंगे, वो जो अंग्रेज़ों की तरह रहने की कोशिश करेंगे। जब अंग्रेज़ों की तरह रहने की कोशिश करेंगे, उनका टेस्ट, उनका खाना पीना, कल्चर सब चेंज होगा, है ना, वैल्यूज़ चेंज होंगी। तो जब वो अंग्रेज़ों की तरह रहने की कोशिश करेंगे तो अंग्रेज़ों की तरह सामान भी रखेंगे ना, अंग्रेज़ों की तरह कपड़े पहनेंगे, तो ब्रिटिश गुड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड भी बढ़ेगी, समझ रहे हो। तो ऐसे करके ना वो अपना मार्केट भी बढ़ा रहा था, फ़ायदा होगा इंग्लिश जो इंग्लैंड है वो उसको। फॉलोइंग द मैकॉले मिनट्स, तो जो मैकॉले है ना वो मिनट लेकर के आया एक, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। तो फिर क्या हुआ, मैकॉले ने एक पेपर वगैरह निकाला था, उसमें बताया था कैसे कैसे लेकर के चलना चाहिए एजुकेशन को इंडिया में। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया गया 1835 में। डिसीजन था कि जो इंग्लिश को मीडियम बना दें, मतलब कि इंग्लिश ही होगा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हायर एजुकेशन के लिए, मतलब कि अब जो हायर एजुकेशन है उसमें इंग्लिश का प्रयोग किया जाएगा। टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन, तो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए थे ना, तो उसको स्टॉप कर दिया गया। कैलकाटा मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज जो था पहले इस्टेब्लिश किया गया था, जो है सॉरी जो वो इस्टेब्लिश किया गया था ना बनारस वाला जो संस्कृत कॉलेज और कैलकाटा में मदरसा, तो उसको बंद कर दिया गया। दीज इंस्टीट्यूशन वर सीन एज अ टेम्पल ऑफ डार्कनेस दैट आर फॉलिंग ऑफ देमसेल्स इनटू डिके। तो इनको ना टेम्पल ऑफ डार्कनेस बोला गया। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो टेम्पल ऑफ डार्कनेस, इसको बोला अंधेरा, अंधेरा सॉरी अंधेरे का मंदिर है, जो कि ना ये अपने खुद ही ख़त्म होता जाएगा। ये जो ओरिएंटल जो इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ सेटअप किए गए थे ना, ये इंग्लिश टेक्स्ट बुक शुरू हो गई प्रोड्यूस होना, इंग्लिश में लेकर के आने लगे टेक्स्ट बुक वगैरह। अब एकदम नई लैंग्वेज थी, अब लोग उसको सीखेंगे। पता है इसी तरीके से ना इंग्लिश जो ना लैंग्वेज ऐसी बन गई, अब सब लोग ना इंग्लिश को एक कम्युनिकेशन लिंक की तरह मानते हैं, ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, क्योंकि उन्होंने बहुत रूल किया है ना ब्रिटिशर्स ने। तो अब इंग्लिश बोलते थे हर जगह, तो लोगों को इंग्लिश सिखाई ताकि उनसे कम्युनिकेट कर सकें। इस तरीके से इंग्लिश जो है आज बन गई है, बस पार्ट सबका, है ना। अब ज़रूरत हो गई है सीखना, क्योंकि अगर कम्युनिकेट करना है दूसरों से, समझना है चीज़ों को, तो इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। एक लैंग्वेज की तरीके से लो, कोई हुआ नहीं है ये। ओके, अभी एजुकेशन फॉर कॉमर्स, अब कॉमर्स के लिए एजुकेशन देखते हैं। कॉमर्स मतलब व्यापार, है ना। 1854 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू गवर्नर जनरल इन इंडिया इशूड बाय चार्ल्स वुड। तो चार्ल्स वुड जो था उसने एक डिस्पैच भेजा
एक जिसको ना वुड्स डिस्पैच बोला गया, लंदन से एजुकेशन चीज़ के लिए है ना। तो ये भी जो है ना हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है। क्या हुआ था कि जो लंदन में बैठे हुए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उन्होंने क्या भेजा, एक एजुकेशनल डिस्पैच, एक ना नोट भेजा गवर्नर जनरल जो इंडिया के हैं उनको, रिलेटेड टू किसके, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है ना, इंडिया में कैसा एजुकेशन लेकर के चलना है। इशू किसने किया था, चार्ल्स वुड ने इसको इशू किया था, जो कि प्रेसिडेंट था बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, जिसको बोला गया वुड्स डिस्पैच। आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी, तो एजुकेशनल पॉलिसी कैसी होगी इंडिया में, किस तरीके से फॉलो की जाए, कैसे लोगों को पढ़ाया जाए, यही था इसमें भी। इट एम्फसाइज किया इन्होंने वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ द यूरोपियन लर्निंग, जो प्रैक्टिकल बेनिफिट सिस्टम ऑफ द यूरोपियन लर्निंग एज अपोज टू द ओरिएंटल नॉलेज। इसमें भी ये था कि ये प्रमोट कर रहे थे किसको, यूरोपियन लर्निंग को, एज अपोज टू द ओरिएंटल नॉलेज को नहीं, यूरोपियन लर्निंग को प्रमोट कर रहे थे, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ द डिस्पैच पॉइंटेड टू बी वॉज इकोनॉमिक। अब देखो ये निकल गया है ना, इकोनॉमिक फ़ायदा भी हमने आपको बताया था। तो प्रैक्टिकल यूज़ क्या था डिस्पैच का, इसमें बताया गया कि किस तरीके से इनके इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा अगर ये लोग यूरोपियन लर्निंग को प्रमोट करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, है ना, ईस्ट में। ओके, अब यहाँ पर यूरोपियन लर्निंग इट सेड will enable Indians to recognize the advantage that flow from the expansion of trade and commerce। तो यूरोपियन लर्निंग से क्या होगा, इससे इंडिया का ना तो उससे और ज़्यादा एडवांटेज वो लोग फ़ायदा ले सकते हैं, तो ना जो ट्रेड और ज़्यादा बढ़ेगा और कॉमर्स भी, एंड मेक देम सी इम्पॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। इसमें ना उल्टा बोला गया है, क्या बोला गया है कि यूरोपियन लर्निंग होगी ना तो इंडियंस जो है उनको पता चल पाएगा जो ट्रेड है उसका एक्सपेंशन जो हो रहा है ना, ट्रेड कॉमर्स उसका इंपॉर्टेंस, और ये लोग जो है डेवलपिंग कंट्री के रिसोर्सेज को और अच्छे से जान पाएंगे उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। ये उल्टा बोल रहे हैं ना, मतलब कि अपना फ़ायदा था इनका सीधा, ये तो बस नाम ले रहे थे कि इंडियंस को पता चलेगा, इंडियंस को लर्निंग प्रमोट करेंगे, है ना। इंट्रोड्यूसिंग दैम यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ, तो इंट्रोड्यूस करेंगे क्या, यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ, उनकी तरह रहने का जो तरीका था ना वैसा। तो विल चेंज देयर टेस्ट एंड डिज़ायर, तो इससे क्या होगा, टेस्ट चेंज जाएगा लोगों का, डिज़ायर भी क्या उनको चाहिए है ना, तो वो सब भी चेंज हो जाएगा। तब वो लोग सीधे यूरोपियन की तरह रहने की कोशिश करेंगे। एंड क्रिएट डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स, इससे क्या होगा, ब्रिटिश का जो सामान है उसकी और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, लोग और मांगेंगे ब्रिटिश के सामान को। फॉर इंडियंस विल बिगिन टू अप्रिशिएट एंड बाय थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस इन यूरोप, तो इंडियंस क्या करेंगे, अब ना चीज़ें खरीदेंगे जो यूरोप में बनाई जाती है और उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करेंगे, हाँ हमको तो यही चाहिए है ना, तो यही तो होने लगा था। तो इनडायरेक्टली हर जगह से अगर देखें तो यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी ना, जो इंग्लैंड था उसका फ़ायदा होने लगा था, क्योंकि लोग जो थे उन्हीं की तरह रहने की कोशिश करेंगे, वो अपने आप को सुपीरियर दिखाते थे ना, कि माइंडसेट में लोगों के भर दिया था कि हम महान है, तुम नहीं हो कुछ भी। हम्म, तो यहाँ पर वुड्स डिस्पैच ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द यूरोपियन लर्निंग विल इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस। वुड्स डिस्पैच ने बोला कि क्या होगा, यूरोपियन लर्निंग जो है ना, यूरोप की पढ़ाई करेंगे तो उससे क्या होगा, मोरल कैरेक्टर भी अच्छा होगा इंडियंस का, जो अच्छी चीज़ें होती ना, एथिक्स होता है, नैतिक शिक्षा होती है, उसी तरीके से मोरल कैरेक्टर होगा जो इंडियंस का, वो भी अच्छा होगा। तो ना उनका नैतिक जो चरित्र होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, इस तरीके से बोला गया वहाँ पर, जैसे इनका बहुत अच्छा था ब्रिटिशर्स का। इट विल मेक देम ट्रूथफुल एंड हॉनेस्ट, इससे क्या होगा, लोग जो होंगे सच्चे होंगे, है ना, सत्यनिष्ठ होंगे, सच सच बोलेंगे। द सप्लाई द कंपनी विद द सिविल सर्वेंट हु कुल बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन। जब ऐसी चीज़ें होंगी ना, जब यूरोपियन लर्निंग को प्रमोट करेंगे तो लोग ना यूरोपियन जो लोग हैं उनकी तरह रहने की कोशिश करेंगे, जो उनके मास्टर्स हैं ना, जो इंग्लैंड वाले उनकी तरीके से, और वहाँ का टेस्ट वगैरह भी ना लोगों उसी तरीके से पूरा लाइफस्टाइल हो जाएगा लोगों का, और वो क्या होंगे, मोरल कैरेक्टर उनका अच्छा हो जाएगा, ट्रुथफुल और हॉनेस्ट होंगे, सिविल सर्वेंट मिल जाएंगे जो काम करेंगे कंपनी के लिए। तो ये भी देख लो, अब लोग ऐसे बनाएंगे वो लोग जो कंपनी के लिए काम कर सके। द यूरोपियन लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर, इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टिल इन पीपल अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड कमिटमेंट टू वर्क, नॉर कुड इट डेवलप द स्किल रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने कहा कि यूरोपियन लिटरेचर है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ना गलतियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा वो मिस्टेक से भरा हुआ है, एरर से भरा हुआ है। इट कुड नॉट, तो इससे क्या होगा कि ना जो पीपल हैं उनके अंदर ना तो कोई ड्यूटी की रिस्पेक्ट आएगी, ना ही कमिटमेंट होगा अपने वर्क के प्रति, अपने काम के प्रति, जो कि पूरा उल्टा बोला जा रहा था। हमारे भारत के लोग बहुत अच्छे से काम किया करते थे अपना। हम्म, तो यहाँ पर ना उसने ऐसा बोला कि जो ये ना लोग जो सेंस ऑफ जो ईस्ट के जो लिटरेचर हैं उसको पढ़ के ना तो इनके अंदर ड्यूटी की भावना आएगी, ना तो कमिटमेंट होगा अपने वर्क के प्रति, ना ही वो अपना काम करेंगे अच्छे से, ना ही उनके अंदर कोई स्किल आएगी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरत है ना। तो ये उनने बोला।
तो ज़रूरी है कि इनको यूरोपियन लर्नर्स लिए गए। ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। जो इंडिया में एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो था वो सेटअप किया गया ताकि कंट्रोल कर सके ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग द एजुकेशन। अब जो भी मैटर्स है ना एजुकेशन से रिगार्डेड वो इसको यहाँ पर कंट्रोल कर सके, इसलिए एक एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप कर दिया जो ब्रिटिशर्स थे। स्टेप्स वर टेकन टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। स्टेप्स लिए गए, ठीक है, जो इनिशिएटिव लिए गए ताकि ना यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड भी चेंजेस ला सकें। 1857 में जो सिपाहीज जो थे जब रिवॉल्ट कर रहे थे ना मेरठ और दिल्ली में, जब क्रांति हुई थी, है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं इसको, तो यूनिवर्सिटीज़ जो थी इस्टेब्लिश की गई थी कैलकाटा में, मद्रास में, बॉम्बे में। 3 जगह यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई। यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे क्योंकि, है ना, तो मेन सेंटर था ब्रिटिशर्स का कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी सेटअप की गई। अटैम्प्ट वर ऑल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो अटैम्प्ट्स लिए गए ताकि ना, आप तो हायर एजुकेशन को चेंज तो कर रहे थे, ये लोग चाहते थे कि स्कूल एजुकेशन में भी चेंजेस आएँ। जो गुरुकुल चला करते थे लोकली, जो बच्चे पढ़ा करते थे अपने टीचर्स से, उनमें भी चेंजेस आएँ। यहाँ पर बॉम्बे यूनिवर्सिटी की पिक्चर दी गई है 19वीं सेंचुरी में। अभी डिमांड थी फॉर मोरल एजुकेशन। अभी क्या हुआ, नैतिक शिक्षा की मांग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर द आर्ग्यूमेंट फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन वाज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया इन द 19वीं सेंचुरी। अब जो हमारे क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स ना, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात कर रहे थे, अब क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो जो धर्म के होते ना, जो जो वो ना चर्च में होते हैं, जो वो अपना ना क्रिश्चियन मिशनरी जो थे मेनली धर्म को प्रमोट कर रहे थे, तो उन्होंने बोला, इसने क्रिटिसाइज़ करने लगे, ये भी ना इसका जो अपोज में बोलने लगे, अपोज करने लगे जो प्रैक्टिकल एजुकेशन थी उसको। इन 19वीं सेंचुरी में मिशनरीज़ को ना फेल्ट दैट द एजुकेशन शुड बी अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल। एजुकेशन ऐसी हो जिससे ना लोगों का मोरल, जो नैतिक जो चरित्र है वो इम्प्रूव हो, ठीक है, लोग ना अच्छे से अपनी लाइफ जिए, इस तरीके की होनी चाहिए एजुकेशन। मोरालिटी कुड बी इम्प्रूव ओनली थ्रू द क्रिश्चियन एजुकेशन। अब ये चाहते थे कि यहाँ पर क्रिश्चियन एजुकेशन हो। 1813 में अंटिल 1830 ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अपोज टू मिशनरीज एक्टिविटीज़ इन इंडिया। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं था जो मिशनरीज एक्टिविटीज़ कर रहे थे इंडिया में, क्योंकि ना ये लोग क्या कर रहे थे, धर्म परिवर्तन वगैरह भी करवा रहे थे, तो इससे ना लोग भड़क रहे थे, है ना। तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी समझ रही थी कि लोगों के धर्म से इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते, वरना लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएंगे, है ना, क्योंकि वो देख चुके थे छोटे मोटे रिवॉल्ट वगैरह, इतनी ज़्यादा तो इन्होंने कॉलोनी बना करके रखी थी। इट फियर दैट द मिशनरीज एक्टिविटीज़ कुड प्रोवोक द रिएक्शन अमंग द लोकल पॉपुलेशन एंड मेक देम सस्पिशियस ऑफ द ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया। तो इनको ना, जो अगर ये मिशनरीज जो ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे, तो ये लोग समझ रहे थे इसी कंपनी वाले, इससे क्या होगा, लोकल जो पॉपुलेशन है वो जो है ना गुस्सा हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, उनको ना बहुत ज़्यादा शक करने लगेंगे जो ब्रिटिशर्स हैं और उनकी प्रेजेंस पे इंडिया में, कि ब्रिटिशर्स ये लोग क्यों हैं यहाँ पर, है ना, बाहर से आके कोई रूल कर रहा है हमारे और हमारे ऊपर जो ना थोप रहा है अपनी चीज़ें, है ना। Unable to establish an institution within British controlled territories, the missionaries set up a mission at Sirampur in area under the control of Danish East India Company. तो क्या हुआ कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिश कंट्रोल जो जगहें थी हमारे यहाँ, जो ब्रिटिश जहाँ पर रूल कर रहे थे, वहाँ पर तो मिशनरीज़ की नहीं चली, पर सीरमपुर में क्या था, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मतलब कि डेनमार्क की जो कंपनी थी वो, तो वहाँ पर इनका रूल था। तो वहाँ पर सीरमपुर में इन्होंने अपना मिशन इस्टेब्लिश किया। अब प्रिंटिंग प्रेस भी सेटअप की गई 1800 में, एंड कॉलेज इस्टेब्लिश कर लिया इन्होंने 1818 में। था कि जो अलग दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो भी तो हमारे रूल कर रही थी, फ्रेंच वाले हो गए, ठीक है, डैनिश जो डेनमार्क के हो गए, है ना, डच हो गए, तो वो भी तो थे। तो इन्होंने क्या किया, डैनिश का सहारा लिया। ओवर द 19वीं सेंचुरी मिशनरी स्कूल्स वर सेटअप। तो मिशनरी ने अपना ना स्कूल्स भी सेटअप कर लिया, अपने स्कूल शुरू कर दिए इन्होंने इंडिया में अलग अलग जगहों में। 1857 के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में, आफ्टर 1857 however the British government in India was reluctant to directly support missionaries activities। 1857 में उन्होंने रिवॉल्ट देख लिया। अब ब्रिटिशर्स भी थे ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो भी ना जो ना डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहे थे मिशनरी की एक्टिविटीज़ को, क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं और फिर लोग फिर भड़क जाएंगे। देयर वॉज अ फीलिंग दैट एनी स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन लोकल कस्टम प्रैक्टिस बिलीफ एंड रिलीजियस बिलीफ माइट एनलार्ज नेटिव ओपिनियन। तो क्या होगा इससे, अगर इनके जो लोगों के जो लोकल कस्टम है, प्रैक्टिस है, जो इनकी भावनाएं हैं, बिलीफ है, ठीक है, इनका रिलीजन जो है, अगर इस पर इंटरफेयर करोगे ना, जिनके आइडियाज़ थे, तो ये लोग फिर से उठ खड़े होंगे, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना, सीधी बात है, गुस्सा हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर विलियम कैरी है, एक स्कॉटिश मिशनरी हैं ये, हु हेल्प इस्टेब्लिश करने की, जिन्होंने हेल्प किया था सीरमपुर में मिशन इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। अभी ना सीरमपुर कॉलेज की पिक्चर दी गई है रिवर हुगली के पास में। अब जो हुगली रिवर है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर की। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, जब भी ना, ट्रिब्यूटरी क्या होता है, पहले तो
ट्रिब्यूटरी जैसे कि एक रिवर जा रही है, एक दूसरी रिवर यहाँ से आकर के मिल गई इसमें, तो ये कहलाएगा ट्रिब्यूटरी। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या कहलाएगा, जो ये रिवर है ना, इसमें से एक टूट के एक रिवर निकल गई है, वो दोबारा इससे नहीं मिलेगी, तो ये होगी डिस्ट्रीब्यूटरी। तो हुगली रिवर ऐसी रिवर है जो कि एक रिवर गंगा से ऐसे निकल गई है और जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना। तो यहीं पे इसके पास में इन्होंने सीरमपुर कॉलेज इस्टेब्लिश किया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। बाय।